धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज सचिवालय में शाम 4 बजे सीएम धामी की अध्यक्षता में होगी बैठक। मानसून सत्र की तारीख हो सकती है तय। लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में मिली हार की कांग्रेस आज करेगी समीक्षा। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पहुंचेगी देहरादून। वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया और सांसद रजनी पाटिल करेंगे हार की समीक्षा। प्रदेश में एक बार फिर बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने पिथौरागढ़ और बागेश्वर के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। बाकी 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट किया जारी। केदारनाथ हाईवे के सौड़ी में आया भारी मलबा। देर रात भारी बारिश के कारण बंद हो गया था राजमार्ग पर फंसे सैकड़ों वाहन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज होने जा रही है। आपको बता दें कि बैठक में रखे जाएंगे 1 दर्जन प्रस्ताव। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। बैठक में आपदा मुआवजा राशि में बढ़ोतरी, आवास, शहरी विकास विभागों के प्रस्ताव आ सकते हैं। आपको बता दें कि सचिवालय में शाम 4 बजे बैठक शुरू हो जाएगी। तो देखिए, आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे जाएंगे। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर भी आज लग सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक होगी। बैठक में आपदा मुआवजा राशि में बढ़ोतरी, आवास, शहरी विकास विभागों के प्रस्ताव आ सकते हैं। जानकारी की बता दें कि शाम 4 बजे बैठक होगी। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विनय सूद देहरादून से लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है। किन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है? जी बिल्कुल पायल, देखिए आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जिस तरह से ये सचिवालय शाम 4 बजे होगी कि कई महत्वपूर्ण मुद्दे जो है इस दौरान रहने वाले हैं। यहाँ पर शहरी विकास की बात करें तो उसको लेकर के भी जो है यहाँ पर बात की जा सकती है। साथ ही साथ इसके अलावा आवास विकास की अगर बात की जाए या फिर जो मानसून सत्र है उसको लेकर के भी जो है इस बैठक में चर्चा की जा सकती है। क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से बीते दिन यहाँ पर राज्यपाल से मुलाकात की है, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो मानसून सत्र है उसको लेकर के पूरी तरह से जो है विचार विमर्श जो है इस दौरान सीएम धामी ने यहाँ पर किया है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि अब जो कैबिनेट बैठक होगी उसमें किस तरीके से जो है कार्य योजना तैयार की जानी है। तमाम जो विभाग है इस दौरान उन सभी के जो अधिकारी हैं वो उनसे किस तरीके से जो है यहाँ पर चर्चा की जा सके, तमाम चीजों को जो है ध्यान में रखते हुए जो यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो आज बड़ी बैठक इस दौरान करने वाले हैं। जी जो बिल्कुल विनय, तो बैठक में आपदा मुआवजा राशि भी बढ़ोतरी की प्रस्ताव भी रखा जाएगा। कितनी बढ़ोतरी हो सकती है? जी बिल्कुल पायल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है, ऐसे में जो आपदा की अगर बात की जाए तो आपदा प्रभावित जो क्षेत्र है उनको तो मुआवजे को लेकर के भी जो है यहाँ पर चर्चा की जा सकती है कि उनके जो मुआवजे में यहाँ पर बढ़ोतरी किस तरीके से की जा सकती है। क्या कुछ जो है इस दौरान यहाँ पर जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है उनके लिए यहाँ पर किया जा सकता है। तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है आज अहम बैठक यहाँ पर होने जा रही है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि कई ऐसे अन्य विभाग हैं यहाँ पर जिसको लेकर के जो है सीएम धामी आज यहाँ पर इस कैबिनेट में चर्चा करेंगे। क्योंकि उत्तराखंड के विकास को लेकर लगातार सीएम धामी जिस तरह से लगातार प्रयासरत रहते हैं, ऐसे में जो तमाम विभाग हैं विभागों में से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं इस दौरान उसका जो लाभ है वो भी यहाँ पर जो लोग हैं उत्तराखंड के उनको मिल पाता है। तमाम चीजों पर जो है खुद सीएम धामी जिस तरह से यहाँ पर पूरी मॉनिटरिंग करते हैं, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो आज बैठक होने जा रही है काफी महत्वपूर्ण जो बैठक है इस दौरान यहाँ पर माना जा रहा है इसको। जो बिल्कुल विनय, तो आज सीएम धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। कई अहम प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है। फिलहाल शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।
खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में नगर निकायों के चुनाव मानसून के बाद ही होंगे। सरकार इसकी तैयारी में जुट गई है। बता दें कि प्रदेश में 99 नगर निकायों में चुनाव होने हैं। करीब 7 महीने से इन निकायों में प्रशासक तैनात है। हाईकोर्ट में चुनाव में देरी को लेकर मामला चल रहा है। अब हाईकोर्ट में सरकार को नगर निकाय चुनावों की टाइमलाइन जमा करानी है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी शुरू हो चुकी है। जैसे ही चुनाव की घोषणा पार्टी अपना काम करेगी। निश्चित रूप से हाईकोर्ट में मसला है और हमने जो हमारी कमेटी है, जो आरक्षण को लेकर के कमेटी थी, उसने लगभग अपना जो काम है वो पूरा करने के उसमें है और निश्चित रूप से जैसे ही हमको दे देंगे रिपोर्टें, हमारा जो शपथ पत्र है हाईकोर्ट में कि हम इस मानसून के बाद जो है नगर निकाय के चुनाव करेंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय के चुनाव को लेकर, हमारी सरकार ने पूरे व्यवस्थाएं कर लिए। कार्यकर्ता हैं जिन्हें चुनाव लड़ना है, कहाँ पर किस प्रकार से नगर निगम में हमको आरक्षण के हिसाब से किस प्रत्याशी को उतारना चाहिए, क्या है, सब चीज़ों पर हमारी कवायद भी चल रही है। और जो हमने एफिडेविट दिया, उस एफिडेविट को लेकर के जो क्वेरीज हाईकोर्ट की हुई उसको पूरा। तो देखिए, भाजपा ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और अब मानसून के बाद ही नगर निकाय चुनाव होंगे। हाईकोर्ट में चुनाव में देरी का मामला चल रहा है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय के एक बयान ने राज्य की सियासत को गरमा दिया है। उनका कहना है कि ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद एक संत से अधिक एक कुशल राजनीतिज्ञ है। शंकराचार्य लगातार कांग्रेस के मुद्दों को जोर देने का काम करते हैं। अध्यक्ष का कहना है कि मैं शंकराचार्य जी को खुले रूप से चेतावनी देता हूं कि वह केदारनाथ धाम में हुए सोने की चोरी को लेकर साक्ष्य प्रस्तुत करें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि शंकराचार्य जी के सारे आरोप बेबुनियाद है और वह चर्चा में बने रहने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। एक संत के रूप में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी का मैं विशेष रूप से सम्मान करता हूं, लेकिन आप भी जानते हैं कि जिस प्रकार से लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करते रहते हैं, विवादित मुद्दों को उठाते रहते हैं, और इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कोई राजनेता भी नहीं करते हैं जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते हैं। और मुझे लगता है कि मैं इस बात के लिए उनकी प्रशंसा भी करना चाहता हूं कि वो एक कुशल राजनीतिज्ञ, संत से अधिक उनको कुशल राजनीतिज्ञ मानता हूं मैं, कि जिस एजेंडे को कांग्रेस सरकार, पूरी पार्टी जिस एजेंडे को चलाने में सफल साबित नहीं होती है, उस एजेंडे को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी अकेले ही संचालित कर लेते हैं, संपादित कर लेते हैं। सरकार राज्य में विकास के बड़े बड़े दावे करती है। चुनाव के समय जनप्रतिनिधि जन तक सरकारी योजनाएं पहुंचाने के वादे करते हैं, लेकिन यही दावे खोखले साबित हो जाते हैं जब जमीनी स्तर पर हालात कुछ और ही नजर आते हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है लक्सर के मखियाली खुर्द गांव से। देखिए रिपोर्ट। लक्सर के मखियाली खुर्द में मनरेगा से चुनिंदा लोगों के मन मधुर और जेब गरम हो रही है। ग्राम प्रधान पर मनरेगा में फर्जीवाड़े का बड़ा आरोप लगा है, जहां विकास कार्यों में फर्जी बिल लगाकर सरकारी पैसे हड़पने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों के मुताबिक कई विकास कार्य सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गए, जिनका धरातल पर कोई नामो निशान नहीं है। ग्राम प्रधान ने लाखों की राशि का बंदर बाट कर दिया है। ये पूरा मामला है जी, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक लिखित पत्र लिखकर संबोधित किया था कि हमारे गाँव में मखियाली खुर्द में मनरेगा योजना के तहत बड़े पैमाने पर धांधली एवं गड़बड़ी की गई है, जिसमें एक कार्य को दोबारा दर्शाया गया और उसका पूरा पेमेंट निकाल लिया गया। कुछ ऐसी सड़कें थी, जो 5 सड़कें थी, उसमें 233 कुंटल आरबीएम दिखाया गया, दर के धरातल पर कुछ भी नहीं था। और जी एक पाइपलाइन जिसका एस्टीमेट फर्जी बनाकर उसके पैसे निकाल लिए गए, जबकि डालनी कहीं और थी और डाल दी कहीं और। खान के खेत से जहीद के खेत तक लाइन, वो पाइपलाइन दब मिली और वो फर्जी पाई गई, उसमें कोई पाइपलाइन नहीं आया। और जो सड़कों पर पत्थर गिर रखा वो पत्थर नहीं पाया गया, सारा घोटाला वहाँ रखा इनने। जी पता लगा अधिकारी क्या भेजेगा क्या नहीं, आगे प्रधान ने सब पैसा निकाल रखा। शिकायत मुख्यमंत्री तक के पहुँची गई जी। इस पर जागरूक ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत की, जिसके बाद जिला विकास अधिकारी और लक्सर विकास खंड की संयुक्त टीम जांच के लिए पहुंची, जहां मौके पर सड़कों और पाइपलाइन में भारी गड़बड़ी देखने को मिली है। आधे विकास कार्य जिनकी फाइल बनकर सजी हुई थी, लेकिन जमीनी स्तर पर कहीं नजर नहीं आए। जांच के बाद तैयार रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। प्रधान के खिलाफ ये आरोप है जी, जहीद के खेत, जुल्फान के खेत तक कोई भी पाइपलाइन नहीं पाई गई है। उसका एस्टीमेट फर्जी बना के पैसे निकाल गई दिया जी। हाँ जी, मेरा खुद का, मेरे पिताजी का खेत था,
और उसके खेत में के बावजूद भी जुल्फान के खेत तक कोई पाइपलाइन नहीं डाली गई। अधिकारियों ने जांच करने के बावजूद अब जा देखे क्या समस्या आता है। जनपद पे यहाँ से एक डेलीगेशन आया था, कुछ शिकायतें यहाँ पे की गई थी कि सड़कों की और उसके सिंचाई सुविधा की जो गांव में काम किया गया तो उसकी शिकायत की गई थी, जिसपे आज मौके पे मुआयना किया गया है, जिसमें कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं। पेपर देखने के बाद पेपर में किस तरह से योजनाएं सैंक्शन थी और कितना काम हुआ है वो पूरा जांच करके अवगत करा दिया जाएगा। पेपर देखने के बाद ही पता चल पाएगा एक्चुअल में कि कितना उसमें मानक था और कितना डाला गया है। मनरेगा में धांधली का यह मामला कोई नया खुलासा नहीं है। प्रदेश में ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की शिकायतें पहले भी मिलती रही हैं। सरकार की जनहितैषी योजनाएं घोटाले की भेंट चढ़ती रही। अब देखना होगा जनता का पैसा डकारने वालों पर कब तक और कितनी कार्रवाई होगी और जनता को अपने हित में बनी योजनाओं का कितना लाभ मिल पाएगा। IND 24 के लक्सर से गोविंद चौधरी की रिपोर्ट। हरिद्वार के शांतर शाह में दलित समाज की बेटी के साथ रेप और हत्या का मामला एक बार फिर गरमाने लगा है। आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि जून माह में दलित समाज की बेटी के साथ रेप हुआ और बाद में हत्या कर दी गई, लेकिन 3 सप्ताह बीत जाने के बाद भी हत्या के मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिससे दलित समाज और पीड़ित परिवार के लोग नाराज हैं। उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो बड़ा आंदोलन करेंगे। आंदोलन नहीं करेंगे अगर पुलिस अपनी कार्रवाई को जिम्मेदारी से करेगी, आरोपियों को बचाने काम नहीं करेगी। मैं यहाँ पिछले आधे घंटे से बैठा हूँ और अधिकारी यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको पता है कि जब सवाल जवाब पूछे जाएंगे तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी वो यहाँ से गायब क्यों हैं? वो इसलिए गायब हैं क्योंकि उनको पता है कि वो अपनी ड्यूटी से धोखा कर रहे हैं, अपने कर्तव्य धोखा कर रहे हैं, इसलिए वो यहाँ से गायब हैं। इसलिए ये सवाल भी मैं छोड़ता हूँ कि वो ऐसे अधिकारियों को क्या कुर्सी पे बने रहने का अधिकार है, जिन अधिकारियों के नेतृत्व में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, जिस SHO जिस CO के नेतृत्व में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, उसको कैसे चार्ज दिया गया ऐसे लोगों को? मुझे उम्मीद है मुख्यमंत्री भी इस घटना का संज्ञान लेंगे और जो आरोपी फरार है पुलिस उनको जल्दी गिरफ्तार भी करेगी, ऐसा मेरा विश्वास। चंपावत जिले में हुई मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। जिले के दूरस्थ गांव और मछियार क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है, जिसमें पानी के तेज बहाव की वजह से क्षेत्र के कई पैदल पुलिया और घराटे टूट चुके हैं। साथ ही कई इमारतों में भी दरार पड़ गई है और क्षेत्र की पाइपलाइन टूटने की वजह से आसपास के गांवों में पेयजल योजना पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। बता दें कि स्थानीय लोगों ने प्रशासन से नुकसान का आकलन करने की मांग की है। वहीं अब तक किसी भी प्रकार के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। खबर रुड़की से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। वहीं पुलिस के जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए रुड़की सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। वहीं मामले की जानकारी पाकर पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। बदमाश का नाम साजिद उर्फ पिस्टल और मेरठ का रहने वाला है। 7 आरोपियों की हथियार की सप्लाई भी करता है। को एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें एक वेपन डील के बारे में पुलिस के संज्ञान में मामला आया था। तत्काल विभिन्न स्थानों में हम लोगों के द्वारा चेकिंग चलाई गई थी। इस बीच एक बाइक सवार उस जगह से निकला। पुलिस के द्वारा जब उसे रोकने की कोशिश की गई, उसके द्वारा पुलिस से बचने का प्रयास किया गया। जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो उस बदमाश के द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। पुलिस के द्वारा तत्काल उसको अरेस्ट करने के लिए जवाबी कार्रवाई करते हुए उसको अरेस्ट किया गया। इसी बीच उसको एक गोली उसके पैर पे भी लगी। तत्काल उसे हॉस्पिटल भिजवाया गया और इस व्यक्ति को जल्दी ही न्यायिक परीक्षा में भेजा जाएगा। चंपावत में बारिश के चलते बंद पड़ी टनकपुर चंपावत ऑल वेदर सड़क सुचारू रूप से चालू हो गई है। फंसे वाहन चालकों और यात्रियों ने राहत की सांस ली। कई घंटों की मशक्कत के बाद NH को यातायात के लिए चालू कर दिया गया है। सावधानी पूर्वक वाहनों को निकाला जा रहा है। पूर्ति विभाग ने NH में फंसे यात्रियों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था की। वहीं बारिश होते ही NH को फिर से बंद होने की संभावना बनी हुई है। प्रशासन ने लोगों से मौसम देखकर यात्रा करने की अपील की है।
देहरादून में शिक्षा विभाग ने नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों से कई औद्योगिक इकाइयों के लिए चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। साथ ही युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। इस मौके पर सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में नियुक्ति कर युवाओं को रोजगार दे रही है। सीएम ने कहा कि निजी क्षेत्र भी युवाओं को रोजगार देने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। गैर सरकारी औद्योगिक इकाइयों का विकास हमारे आर्थिक विकास का प्रमुख स्तंभ है। इन इकाइयों में काम करने वाले युवा प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आज मुझे बताया गया है कि हमारे डिप्लोमाधारी युवाओं के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट सेंटर का भी निर्माण किया गया है, जिसके माध्यम से हमारे छात्र छात्राओं को बेहतर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षित किया जाएगा। वहीं इस ऑनलाइन प्लेसमेंट सेल और रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक, जैसा यहाँ पर अभी डायरेक्टर साहब ने बताया, आदरणीय मंत्री जी ने बताया कि 2303 छात्र छात्राओं को विभिन्न सेक्टरों में नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। लगभग 65% जिन लोगों ने अपनी पढ़ाई पूरी की है, मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं। मुझे आशा है कि इसके माध्यम से नियुक्ति पाने वाले सभी जो भी हमारे नौजवान भाई बहन हैं, अपनी लगन, ज्ञान और स्किल के जरिए रोजगार देने वाली जो कंपनियां हैं, उनकी अपेक्षाओं पर भी खरे उतरेंगे और एक रिसोर्सफुल एसेट साबित होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी परेड ग्राउंड में बाबा बोखनाक की डोली के अयोध्या धाम भ्रमण कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने बाबा की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। साथ ही डोली के खुद कंधा देकर रवाना किया। सीएम ने बाबा बोखनाक डोली समिति के सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि उनकी भी बाबा बोखनाक के प्रति गहरी आस्था है। बाबा की कृपा पूरे उत्तराखंड पर है। इसका उदाहरण सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों की सकुशल रिहाई है, जिनकी कृपा से यह असंभव कार्य संभव हो सका। पूरे देश में इस घटना की चर्चा हुई और हमारे प्रयासों की तारीफ भी हुई। ये बाबा का आशीर्वाद है। उत्तराखंड जल संस्थान विभाग द्वारा बरसात सीजन को देखते हुए उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में बरसात के समय हुई क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों को रूप से ठीक कर दिया गया है। बता दें कि बारिश के कारण 52 पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसमें से 48 पाइपलाइन को अस्थायी रूप से जोड़ दिया गया है। जल संस्थान महाप्रबंधक नीलम गर्ग का कहना है कि उत्तराखंड में 38 परिचालन केंद्र है, जिसमें लोग अपनी शिकायत इन परिचालन केंद्रों पर कर सकते हैं। जो भी योजना क्षतिग्रस्त हो रही है, उसको पूर्ण रूप से सही किया जा रहा है। देखिए, विभाग की तरफ से मटेरियल रेडी रखा जाता है और हमारे 31 शाखाएं हैं पहाड़ों में, वहाँ पर हम एसडीपी पाइप भेज देते हैं, जिससे जो भी योजना क्षतिग्रस्त होती है उसको हम तुरंत ही 1 या 2 दिन में रिपेयर कर लेते हैं। तो अभी तक 52 योजनाएं क्षतिग्रस्त हुई, जिसमें से 48 रिपेयर कर ली गई हैं। जो योजनाएं क्षतिग्रस्त थी वो देहरादून में, पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा में क्षतिग्रस्त थी। तो अभी भी 4 योजनाएं रह गई हैं, जिसमें से 2 कोटद्वार में है, खरका और दुर्गापुर, और अल्मोड़ा में लमगड़ा ब्लॉक में है 2 योजनाएं, जो 2 दिन में चालू कर दी जाएंगी। हल्द्वानी काठगोदाम पुलिस और एसडीआरएफ में गोलापुर में ग्राम खेड़ा गोविंद ग्राम से एक 14 वर्ष के बालक का शव बरामद किया। वहीं स्थानीय लोगों ने काठगोदाम पुलिस को सूचना दी तो मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस ने गोलापुर खेड़ा ग्राम में गोला नदी के पास से शव को बरामद किया। बड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ, इंडिया अब और स्थानीय पुलिस ने गोला नदी से शव को बाहर निकाला। नदी में, गोला नदी में एक बालक के बहने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें रेस्क्यू अभियान चलाया गया था जिला पुलिस प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ द्वारा। तो इसमें आज एक बॉडी गोविंद ग्राम क्षेत्र में गोला नदी में मिली है। संभवतः उस बच्चे की हो सकती है। परिजनों को सूचना दी गई है, उनके आने पर।
देवशयनी एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु के शयन में जाने की कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार 4 महीनों तक भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागते हैं। इन 4 माह के लिए हिंदू धर्म के सभी विवाह आदि शुभ कार्य बंद हो जाते हैं और देव उठान एकादशी के बाद ही एक बार फिर शुरू होते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में विशेष धार्मिक पर्व पर हजारों श्रद्धालु मां गंगा में स्नान दान कर पुण्य अर्जित करते हैं। आज देवशयनी एकादशी है। आज के दिन पवित्र गंगा में स्नान करने के लिए दूर दूर से हिंदू धर्मावलंबी यहाँ आते हैं और हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर गंगा में स्नान करते हैं, दान करते हैं, पुण्य अर्जित करते हैं। 4 मास के लिए देव सो जाएंगे और कार्तिक मास की, जिसको हम देव उठानी एकादशी कहते हैं, तब से जो हमारे विवाह संस्कार इत्यादि जो मांगलिक कार्य हैं वो प्रारंभ होते हैं। 4 मास में इस प्रकार के मांगलिक कार्य रुक जाते हैं। ये 4 मास बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। विशेष तौर पर शिव की उपासना के लिए इनकी महत्ता बताई गई है। उत्तराखंड में बारिश कहीं राहत तो कहीं मुसीबत बनकर सामने आ रही है। कोटद्वार से पौड़ी जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 534 सुबह 6 बजे से ही बंद पड़ा है, जिससे कि लेनस्टोन पुली जाने वाले यात्रियों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से ही सिद्धबली मंदिर बैरियर पर गाड़ियों की लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। वहीं मौके पर मलबा हटाने के लिए जेसीबी लगाई गई है। बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी कोटद्वार दुग्गड़ा के बीच बारिश होने से मलबा आ रहा है, जिससे कई बार मार्ग घंटों तक बाधित रहता है। कानपुर के लोग अपने ही जनप्रतिनिधि से तंग आकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से मिलने पहुंचे। पीड़ित ग्रामीणों ने महेंद्र भट्ट को बताया कि कुंवर प्रणव चैंपियन उनकी जमीन कब्जा कर उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अगर उनके साथ न्याय नहीं हुआ तो वह मजबूरन गांव छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए कहा कि वह मामले का संज्ञान लेंगे। हालांकि कानपुर के विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन पर ये कोई पहला आरोप नहीं है। विधायक पर अपनी ही विधानसभा के लोगों पर गोली चलवाकर जमीन कब्जाने का आरोप भी लगा है। मैंने उनका ज्ञापन लिया है। मैं एक बार बातचीत करूंगा। किसको दोषी करना मेरा काम नहीं है। हम बातचीत करेंगे। हो सकता है कि कई बार गलतफहमी भी बहुत चीज़ों की होती है। आखिर किसी पर किसी का कोई विषय बनता है तो उसको न्यायालय, उसके लिए कोर्ट है, अपनी रिपोर्ट करे, है ना। इसलिए ठीक है कि मेरे कार्यकर्ता थे जो मुझसे मिलने आए हैं, मैं इस संदर्भ में बातचीत करूंगा। कावड़ मेले की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी हरिद्वार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बैरागी कैंप का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने कावड़ मेले को लेकर लाइट शिविर और पेयजल के शेष रह गए कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। हरिद्वार पुलिस ने श्रद्धालुओं की गाड़ियों की पार्किंग के लिए QR कोड जारी किया है, जिसमें आने वाले कांवड़ियों को उनके नजदीक पार्किंग की जानकारी मिल सकेगी। जिलाधिकारी धीराज गावरियाल ने कहा कि कावड़ मेले की तैयारी पर जिला प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। आगामी जो कांवड़ मेला है 22 तारीख से स्टार्ट होना है, उसको लेके जो हमारे इंतजामात हैं, जो हम लोग इंतज़ाम कर रहे हैं, उसमें कांवड़ पटरी एक बहुत अहम रोल प्ले करता है, जिसमें जितना हमारा पैदल कांवड़ है वो वहाँ से जाता है। यात्रियों को, जो कांवड़ यात्रीगण हैं, उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, वहाँ पर व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलें। कोई भी हमारे जो पुलिस की जो पिकेट्स हैं, साथ में जो हमारे स्वास्थ्य का या जो इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है, उसको सुचारू रूप से करने के लिए हम और DM लगातार इस पर हम लोग अभी कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हम लोगों ने रूरल एरिया में कांवड़ पटरी का निरीक्षण किया था। आज हम शहरी क्षेत्र में कर रहे हैं। और कांवड़ पटरी हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब डाक कांवड़ हमारा स्टार्ट होता है, उससे पहले जितने भी कांवड़ यात्रा हमारी चलती है वो नहर पटरी के माध्यम से चलती है। और लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे ये नहर पटरी है, इसका डिस्टेंस है। तो जगह जगह पर स्टैंड पोस्ट लगाना, टॉयलेट्स लगाना, पानी की व्यवस्था करना, बिजली की लाइनें लगाना और गाड़ियों की पार्किंग के लिए उचित स्थल तैयार करना, तो कुल मिला के हमारी तैयारी पूरी है।
कांवड़ मेले में यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए पुलिस ने अपनी तैयारियां कर ली है। कांवड़ यात्रियों को रूट और पार्किंग की जानकारी आसानी से उपलब्ध कराने के लिए QR कोड जारी कर दिया गया है। पुलिस टीमें विभिन्न राज्यों में भेजी गई है, जहां पुलिसकर्मी QR कोड से संबंधित पैम्पलेट बांटकर कांवड़ यात्रियों को जागरूक कर रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रेमेंद्र डुबाल ने बताया कि पैम्पलेट वितरित करने के लिए 5 टीमों का गठन किया गया है। टीम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब आदि राज्यों में पैम्पलेट वितरण कर रही है। बताया कि पिछले साल की तर्ज पर इस बार भी QR कोड स्कैन करते हुए कांवड़ मेले के डिजिटल पेज से रूट और पार्किंग की जानकारी कांवड़ यात्रियों को मिल सकेगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।